हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें पिछले 10 वर्षों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो भी प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं उनको हम विश्लेषण करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2014 से लेकर 2023 तक के जो भी प्रश्न आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में बने हैं उनको हम विश्लेषण यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए ये 2014 से लेकर 2023 तक के एक ही वीडियो में अगर बनाई जाएगी तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए इसे कई पार्टों में डिवाइड किया गया है, कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये पार्ट फर्स्ट है, तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें लगभग आपके 15 प्रश्न रहेंगे। तो देखिए इससे ये रहेगा कि आपको देखने में भी आसानी रहेगी, ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा और मुझे बनाने में भी सहूलियत रहेगी। तो इस हिसाब से मैंने कई पार्टों में डिवाइड किया है। तो ये पार्ट फर्स्ट है। देखिए अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की थोड़ी सी बात करें तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इस पर जितना स्टार लगा लीजिए कम है, क्योंकि अगर आपने एनालाइज किया होगा प्रीवियस ईयर के पेपर का तो आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2024 का प्रीलिम्स जो है आप क्वालिफाई करें तो आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है इग्नोर नहीं कर सकते, इसे आपको देखना ही पड़ेगा। और देखिए इसका जो है विश्लेषण भी करना पड़ेगा, विस्तार से करना पड़ेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल और किस प्रकार से जो प्रश्न है आपके इस साल बनने की संभावना है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से केवल यूपीएससी में नहीं बल्कि स्टेट पीसीएस और अन्य आयोगों के एग्ज़ाम में भी यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या आपकी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर देखिए यहीं से जो है वो प्रश्न बनते हैं। मान लीजिए पहले यूपीएससी में पूछ लिया गया, उसके बाद इसको स्टेट पीसीएस और इस ऐसे ही कर अन्य आयोगों के एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए मैंने आप सभी के लिए बनाया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। अगर आप इस बार देना चाहते हैं तो पिछले 10 वर्षों के इतिहास के पूछे गए प्रश्नों की संख्या है कि किस वर्ष कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 2014 में 20 प्रश्न पूछे गए थे, 2015 में 14, 2016 में 17, 2017 में 14, 2018 में 21, 2019 में 15, 2020 में 20, 2021 में 21, 2022 में 16, 2023 में 13 प्रश्न आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में इतिहास से पूछे गए थे। देखिए इतिहास कहने का मतलब है प्राचीन भारत, इसी के साथ मध्यकालीन और आधुनिक भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसी के साथ साथ कल्चर, ये चारों मिलाकर आपसे इतिहास से इतने प्रश्न बनते हैं, जिसमें आप सभी को पता है कि मध्यकालीन इतिहास से थोड़ा सा कम प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो मध्यकालीन इतिहास को स्किप कर देते हैं, लेकिन आप आधुनिक भारत को और इसी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्किप नहीं कर सकते, ना ही इग्नोर कर सकते हैं, आपको इसे देखना ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि 16 जून को है, तो आप जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। और आप सभी को पता है कि इतिहास में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको याद करना ही पड़ता है, रटना ही पड़ता है। तो देखिए अगर जो चीज़ आपको याद करना है वो पहले ही आप याद करेंगे तो सही रहेगा, बाद में जब आपका एग्ज़ाम 10 दिन बचेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। देखिए हम ये पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2014 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन था वो किस लिए महत्वपूर्ण था। इसमें यही पूछा गया है तो यही बताना है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, ठीक है, इसमें दिया गया घोषणा की गई। और बी ऑप्शन है, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। सी है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। डी है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। देखिए प्रश्नों को आप ऐसे देखिए कि क्या इसमें गलतियां हो रही हैं और किस हिसाब से ये प्रश्न जो है ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो आपको केवल इसलिए नहीं देखना है कि चलो देख लेते हैं, आपको बिल्कुल इसको जो है विस्तार से डीपली देखना है कि किस आधार पे ये कथन जो है वो सही नहीं है। आपको एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देखना है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखिए।
देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, तो बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, इसमें बताना है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं और कुट का प्रयोग करके आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। बी है, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। तीसरा है, इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। तो कैबिनेट मिशन के बारे में पूछ रहा है कि इसके संदर्भ में कौन सा प्रश्न सही है। तो देखिए, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो केवल व केवल ए ऑप्शन सही है। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपके सामने यहाँ पर कैबिनेट मिशन दिया गया है तो आप कैबिनेट मिशन को बहुत विस्तार से पढ़िए, जिससे कि अगर कैबिनेट मिशन से बाद में यूपीएससी में अगर प्रश्न पूछे तो आप आसानी से उसे कर ले जाएं। देखिए, प्रश्न जो है वो रिपीट नहीं होता है, लेकिन जो थीम होता है, जैसे मान लीजिए अभी इसमें कैबिनेट मिशन से पूछा, बाद में कुछ और चीज़ पूछ लेगा कैबिनेट मिशन से, तो ये सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल याद रखना है। तो चलिए थोड़ा सा हम कैबिनेट मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशें की घोषणा की, जिसमें कई प्रमुख चीज़ें थी। जिसमें पहला ये था कि भारत की एकता बनाई रखी जाए। ठीक है, पहला ये था कि भारत की जो एकता है उसे बनाए रखी जाए। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें भी शामिल होंगी। तो कैबिनेट मिशन के तहत ये भी किया गया। और इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत किया गया। जो मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की जा रही थी पाकिस्तान का, उसे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत अस्वीकार कर लिया गया, यानी नहीं माना गया। और संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा की जाए। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो है वो की गई। तो आप इसको बिल्कुल देखिए कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिश की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। ठीक है, इसमें कारण बताना है कि किस कारण से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल गरम दल का उद्भव हुआ। तो सबसे पहले आपको यही बताना है। देखिए, पहले प्रश्न देख लेते हैं, बाद में हम इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। सी है असहयोग आंदोलन। डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गरम दल और नरम दल का जो है उद्भव हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप। देखिए, आप सभी को पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप हुआ। तो बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत देखिए बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसमें देखिए ये कहा गया कि जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया गया और स्वदेशी उत्पादित वस्तुओं को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखिए जो गरम दल के समर्थक थे उनका ये मानना था कि पूरे भारत में इसको स्वदेशी आंदोलन को लागू किया जाना चाहिए। ये गरम दल के समर्थकों का मानना था। और वहीं नरम दल के समर्थकों का ये मानना था कि केवल ये बंगाल तक ही सीमित रहे। तो देखिए, इस कारण जो है गरम दल और नरम दल में मतभेद हो गया। और मतभेद होते होते आपको पता है कि जब किसी चीज़ में मतभेद होता है तो उसका खंडन हो ही जाता है। तो ये 2 भागों में गरम दल और नरम दल विभाजित हो गया। और ये कब विभाजित हुआ था? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में 2 दलों का जो है वो विभाजित हो गया। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है कि इनसे अगर आपके प्रश्न पूछें तो आप इसको छोड़ ना पाएँ, बिल्कुल आसानी से कर जाएं।
अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन हैं और इनको बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। देखिए इस टाइप के प्रश्न जो है आपसे यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। आप हर सब्जेक्ट में देखिए इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पूछा है, तो इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और करों की चोरी की वकालत की। आप यहाँ पर कथन देख सकते हैं कि चोरी की वकालत की, ठीक है। दूसरा है, यह सर्वहारी वर्ग की तानाशाही स्थापित करना चाहता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वहारी वर्ग है तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। देखिए कुछ कथन ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़कर ही लगता है कि ये नहीं हो सकता है। और सी है, इसने अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की वकालत की। तो देखिए इन्हें पढ़कर आप भी बता सकते हैं कि इसमें से कोई कथन सही नहीं होगा, तो कोई नहीं, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें देखिए रॉलेट सत्याग्रह के बारे में पूछा है और 3 ऑप्शन दिए गए हैं और इसी के साथ कुट का प्रयोग कर कर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ये यूपीएससी 2015 में जीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए एक एक करके हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में पूछा है, रॉलेट अधिनियम सोडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। देखिए ये प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आपने रॉलेट सत्याग्रह बहुत ही विस्तार से पढ़ा है तो आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि थीम जो है वो रिपीट होता है, न कि प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। देखिए रॉलेट सत्याग्रह से ये प्रश्न पूछा है, अब दूसरे वर्ष में किसी और टाइप के इससे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, तो इसलिए जो है वो थीम रिपीट होती है, न कि आपके प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये मान लीजिए रॉलेट सत्याग्रह से यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है, तो किसी अन्य वर्ष में इसी से अन्य प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो अगर आपने रॉलेट एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो कोई भी प्रश्न बने आप बहुत ही आसानी से इसे कर ले जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है, रॉलेट अधिनियम सोडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, ठीक है, पहला। दूसरा है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल, ठीक है, लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीसरा है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। इसमें देखिए दिया है कि प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन, ठीक है। तो देखिए अगर आपने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह पढ़ा होगा तो उसमें रॉलेट सत्याग्रह जो है रॉलेट अधिनियम सोडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो ये बिल्कुल प्रश्न सही है। और इसी के साथ साथ रॉलेट सत्याग्रह में ही गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का भी प्रयास किया था। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 बिल्कुल आपके सही हैं। और देखिए साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, तो बिल्कुल ये गलत है। तो आपका 1 और 2 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए इसलिए आप थीम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि थीम बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया। इसमें देखिए 4 नाम दिए गए हैं। ये 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन है जो 2015 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें बताना है कि अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं, वीयू चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई। सी राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन है के रामकाज और डी ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो देखिए अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा जो है वो नमक कानून तोड़ने के लिए एक मार्च का आयोजन किया गया। देखिए तंजौर के समुद्री तट पर त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक जो है नमक कानून तोड़ने के लिए एक मार्च का आयोजन किया गया था, जो कि सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। तो देखिए अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई प्रथम पूछा जाता है तो गलत होता है, लेकिन अगर आप इसका दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो ये भी आपका जो टेक्निक है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब
जीत है। तो देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको बहुत, अगर आपको ये पता होगा तो आप इसको कर ले जाएंगे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला सरोजनी नायडू नहीं थी, एनी बेसेंट थी। तो ये बी पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो जिसमें पहला है, आप इस, अगर आपको एक ऑप्शन पता है तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, आपको याद रखना है कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो एनी बेसेंट जी ने किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए। देखिए मैंने आप सभी को पहले बताया है कि अगर आप थीम को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, यानी जो टॉपिक है उसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो उससे जो भी प्रश्न बनेंगे आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये प्रश्न देखिए जो 2016 में पूछा गया है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो आप एक इधर प्रश्न देखिए जिसको अभी मैंने बताया है, इसमें भी देखिए यही प्रश्न मिलता जुलता है। देखिए यहाँ पर आप ये प्रश्न देख सकते हैं जो 2015 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गर्म दल और नरम दल का उद्भव हुआ। अगर आपने ये बहुत विस्तार से इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ा है तो आप इसको जो है बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। इसमें देखिए स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो आपने अगर उसको जो 2015 में पूछा गया प्रश्न है उसको बहुत ही विस्तार से करा है तो आप इसे भी कर ले जाएंगे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसलिए आपको थीम पर ध्यान देना चाहिए कि किस टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और आप उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे कि अगर उससे यूपीएससी में प्रश्न या किसी भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाए तो आप आसानी से उसे कर ले जाएं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था। इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से कौन कौन सा संबंध था। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कार्नवालिस, दूसरा है अलेक्जेंडर रीड, तीसरा है थॉमस मुनरो। और यहाँ पर आप देखिए 2017 में पूछा गया प्रश्न है, और देखिए नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर कर आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि लॉर्ड कार्नवालिस जो है वो रैयतवाड़ी से नहीं संबंधित थे। ये लॉर्ड कार्नवालिस जो है वो अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित थे, जो 1793 में हुआ था। तो रैयतवाड़ी देखिए, तो पहला ये बिल्कुल आपका नहीं होगा, क्योंकि लॉर्ड कार्नवालिस जो थे वो अस्थाई बंदोबस्त से थे, न कि रैयतवाड़ी से। तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। तो जिसमें 2 और 3 होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 और 3। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है, इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है। देखिए लॉर्ड कार्नवालिस का संबंध मैंने अभी बताया कि अस्थाई बंदोबस्त से था, और रैयत वाली प्रणाली की योजना जो है वो अलेक्जेंडर रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई थी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य रैयतवाड़ी का ये था कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा सीधे रैयतों यानी कृषकों से भूमि राजस्व की वसूली कराना। तो इस प्रकार से आप जो भी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन है तो आप इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए आपके सामने 3 युग्म हैं और उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। और पहला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए पहला है राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। दूसरा है गजुली लक्ष्मी नरसु चेट्टी, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। और तीसरा है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, यानी जो जिसके आगे है वो कौन सा सही है, ये सही है, ये सही है। तो देखिए राधाकांत एव जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और गिजुलू
लक्ष्मी नरसू जो है चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका नहीं होगा, यानी दूसरा नहीं होगा। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं, तो आपका 1 और 3 होगा, तो यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष रमाकांत एब थे। ठीक है, और साथ साथ आप इनकी उपाध्यक्ष का भी नाम याद रखेंगे, राजा कली कृष्ण देव। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो भी फैक्चुअल है चीज़ें उसको आपको याद करना ही है, रटना ही है। और इसके सचिव जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। और देखिए, मद्रास महाजन सभा के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चालू द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, आनंद द्वारा स्थापना की गई थी, तो आप याद रख सकते हैं कि ये गिजुलू लक्ष्मी नरसू नहीं होगा, केवल बी ऑप्शन सही होगा। तो ये 2017 में यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करता है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला देख लेते हैं। पहला है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन। दूसरा है 2 सरकारें अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। सी है 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होगी। डी देख लेते हैं। प्रांतों का प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। तो देखिए, इसका डी ऑप्शन सही होगा, प्रांतों का प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, मैंने आप सभी को अभी बताया कि हिस्ट्री में देखिए आपको डेटिंग और जो भी चीज़ें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको इनका डेट पता है कि किस समय में ये घटना घटी, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। तो पहला है रॉयल इंडियन नेवी में गदर। ठीक है, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, और तीसरा है द्वितीय गोलमेज। तो देखिए, ये 2 उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो ये जो है आपको आप सभी को पता होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1931 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन ये भी आपको पता होगा 1942 में हुआ था। ठीक है, और देखिए रॉयल इंडियन नेवी में गदर नौसेना का विद्रोह जो है 1946 में हुआ था। तो देखिए, पहले कौन घटित हो रहा है? तो पहले ये आपका हो गया तृतीय गोलमेज 1931, और ये 1942, और ये 1946। तो पहले तीसरा, दूसरा पहला, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? देखिए, ये पूछा है बटलर कमेटी से, प्रश्न है आपका बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो अगर आपने 1927 का बटलर कमेटी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता सुनिश्चित करना। दूसरा है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना। सी है राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, और डी है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो देखिए, बटलर कमेटी जो कि भारतीय राज्यों की समिति के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी, जो 1927 में हरकोट बटलर की अध्यक्षता में इस समिति की नियुक्ति की गई थी। तो इसका उद्देश्य यही था कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना इसका उद्देश्य था। अर्थात सर्वोपरि शक्ति भारत सरकार और देशी रियासतों के सरकारों के बीच संबंधों की जांच करना, संबंधों को सुधारना ही बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन सही होगा। 2017 में यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये 2017 में पूछा गया यूपीएससी में प्रश्न है। तो देखिए, इसमें बताना है कि व्यापार विवाद अधिनियम से कौन से कथन सही है। तो पहला है उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी। बी है औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति। तो देखिए, ये कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़कर ही लगता है कि वो नहीं होगा। सी देखते हैं व्यापार नियम विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, और डी ऑप्शन है
अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा पड़ताल पर रोक। तो 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम जो है वो अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली का हड़तालों पर रोक यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं व्यापार विवाद अधिनियम। देखिए व्यापार विवाद अधिनियम जो कि 1929 में एक अधिकरण के स्थापना की व्यवस्था की, जिसमें ये हुआ कि श्रमिक विवादों का इसमें समाधान निकाला जाएगा। और इसमें देखिए आप सभी को पता है कि जब पहले का था, यानी कि जब उस समय सार्वजनिक सेवाओं में उस समय हड़ताल नहीं की जा सकती थी। अगर आप किसी श्रमिक को हड़ताल करना है तो लिखित रूप से 1 माह पहले ही इसकी सूचना प्रशासन को दी जाती थी। तो जो व्यापार विवाद अधिनियम था उसमें जो है जो श्रमिक थे उनको विवादों का उनका समाधान करने के लिए इसका जो है ये स्थापना किया गया था। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे अधिकरणों की प्रणाली तथा पड़तालों पर रोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 ऑप्शन है और इसमें बताना है कि सही कौन है। और 2017 में पूछा गया यूपीएससी में प्रश्न है। तो पहला देख लेते हैं फैक्ट्री एक्ट। देखिए फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया। ठीक है। बी ऑप्शन है एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ठीक है। बी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एम.एन. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो उपर्युक्त कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूरी संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया। तो ये बिल्कुल ऑप्शन आपका पहला नहीं होगा। तो केवल व केवल इसका बी ऑप्शन सही है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए लॉर्ड रिपन ने फैक्ट्री एक्ट पारित किया था। कब किया था? 1881 में किया था। और फैक्ट्री एक्ट के तहत कई सुधार किए गए, जिसमें ये भी था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो है फैक्ट्री में प्रतिबंध किया जाएगा। यानी जो 7 वर्ष से कम बच्चा है वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें फैक्ट्री एक्ट के तहत की गई थी। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। और एम.एन. लोखंडे जो थे वो ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी माने जाते हैं। तो आप इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने मैजुनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के अध्यक्ष सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 2018 में पूछा गया यूपीएससी में प्रश्न। पहला है अरविंद घोष, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, तीसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा और चौथा है मोतीलाल नेहरू, यानी डी है मोतीलाल नेहरू। तो देखिए लाला लाजपत राय जी के द्वारा मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी इन्होंने लिखा और ये अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। उसके बाद वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? इसमें देखिए बताना है, ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा उपाय किया गया। देखिए इसको मैंने पूरा नहीं लिखा है, तो इसको आपका अगले वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्त यार मित्र से शेयर भी कर सकते हैं, जो कि अगर कोई विद्यार्थी अगर हिंदी मीडियम से है तो इसे आसानी से देख ले। और देखिए आप जितना हो सके रिवीजन करते रहिए और आपका मेन फोकस जो है रिवीजन पर होना चाहिए और हर विषयों का आप रिवीजन करते रहिए और सारे विषय हमारे द्वारा 10 वर्षों का कराया जाएगा। तो अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।